हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करने वाले इकोनॉमिक्स चैप्टर सेकेंड चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी। 1950 से लेके 1990 तक की हम बात करेंगे यहाँ पे कि आज़ादी के बाद किस तरह से भारत ने 5 ईयर प्लानिंग की, कौन कौन से प्लान बनाए, कितना उन्होंने कंप्लीट किया, किन किन सेक्टर पे उन्होंने फोकस किया। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से जब इंडिया को आज़ादी तो मिल गई थी लेकिन इंडियन इकॉनमी की बहुत बुरी हालत थी, चाहे वो एग्रीकल्चर था, चाहे वो इंडस्ट्री थे, नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम, सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया। हमारी डेवलपमेंट रेट बिल्कुल 0.5 के अराउंड थी, या ना के बराबर भी हम कह सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि 200 सालों की जो गुलामी के बाद हमको आज़ादी तो मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को, लेकिन देश में बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो आज हम उन प्रॉब्लम चैलेंजेस को कैसे भारत ने सॉल्व किया, अलग अलग कैसे प्लान एंड पॉलिसीज बनाई, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। देखो, कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे वो वेल डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो या बैकवर्ड हो, एवरी इकोनॉमी हैव टू फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और वूम टू प्रोड्यूस। आखिरी प्रॉब्लम आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि सभी प्रॉब्लम का जो मेन रूट्स है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है। कि देखो, अगर हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे वांट्स एंड डिजायर तो अनलिमिटेड है एंड बार बार क्रिएट होते हैं, बट हमारे पास रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है। इसीलिए हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको किस तरह से हम प्रॉपर अच्छे से यूज करें, हर सेक्टर को कैसे डेवलप करें। तो यही चीजें आज हमें बेसिकली यहाँ पे सीखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। तो पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि आखिर क्या प्रोड्यूस किया जाए। ये बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, चॉइस ऑफ गुड्स। कि इकोनॉमी के पास बहुत तरह के गुड्स होते हैं, जैसे कि कैपिटलिस्ट गुड्स हो गए, कंज्यूमर गुड्स हो गए, डिफेंस गुड्स हो गए, लग्जरियस गुड्स हो गए। तो किस गुड्स को कंट्री प्रोड्यूस करेगी और कितनी क्वांटिटी में करेगी। तो पहले हमें डिसाइड करना होता है कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करें, सेकंड हमें डिसाइड करना होता है कि कितनी क्वांटिटी में डिसाइड करें। अब गुड्स को कैसे डिसाइड किया जाएगा, डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी की सिचुएशन क्या चल रही है। अगर मान लीजिए इकोनॉमी में वॉर जैसा सिचुएशन है, हमें लगता है कि हमें दूसरे जो कंट्री हम पे अटैक कर सकती है, पूरा युद्ध का माहौल बना हुआ है, या हमारे पर किसी ने अटैक कर दिया है, तो उस कंडीशन में हमारी प्रायोरिटीज क्या होगी कि पहले अपने आप को बचाना, डिफेंस। तो डिफेंस गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। बट अगर नॉर्मल सिचुएशन है, पीसफुल सिचुएशन है, तो उस कंडीशन में कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, उनको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाएगा। तो ये डिपेंड करते हैं बेसिकली सिचुएशन पे। सेकेंड है कि हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस इज अ बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, कि कौन से टेक्निक के द्वारा किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाए। देखो, इकोनॉमी के पास बेसिकली 2 काइंड्स ऑफ गुड्स की टेक्निक होती है। एक है कैपिटल इंटेंसिव, दूसरा लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम मशीनरी के द्वारा करते हैं, लेबर को कम से कम यूज़ किया जाता है। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होता है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है वो लेबर के थ्रू किया जाता है, मशीनरी को हम कम यूज़ करते हैं। तो एवरी टेक्निक हैव ओन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। किसी को भी हम अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, डिपेंड करता है कि किसी भी इकोनॉमी के पास कौन सी चीज़ें ईजिली मिल जाएगी, एक्सेसिबल हो जाएगी, उसके लिए चीपेस्ट होगा, सस्ता होगा, इकोनॉमी उसी टेक्निक को प्रेफर करेगी। फॉर एग्जाम्पल कि अमेरिका जैसे देश जहाँ पर कैपिटल बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत है, बट वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ लेबर है, तो अमेरिका कौन सी टेक्निक अपनाएगा, लेबर या कैपिटल। तो सीधी सी बात है, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करके अपनी प्रोडक्शन गुड्स को करेगा। बट इसके ऑपोजिट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास कैपिटल की शॉर्टेज है बट लेबर अबंडेंस है। तो इंडिया जैसी इकोनॉमी को बेसिकली लेबर जो इंटेंसिव टेक्निक है उसको यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे तो हमारे देश में वैसे ही बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो इकोनॉमी कैसे डिसाइड करेगी, इकोनॉमी के पास जो चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, उसको चीपेस्ट सोर्स होगा, उसके अकॉर्डिंग उसको चूज करेगी। और तीसरा है कि वूम टू प्रोड्यूस इज अ बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, हमारे गुड्स का कंज्यूमर कौन होगा। तो बेसिकली होता है क्या कि जिसके पास परचेजिंग पावर होती है, जो उसको गुड्स खरीदने की कैपेबिलिटी होती है, गुड्स उन्हीं के लिए मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो ये 3 प्रॉब्लम जो है सभी इकोनॉमी को फेस करना पड़ता है। अब नेक्स्ट है कि टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। सबसे पहले कैपिटलिस्ट सिस्टम, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो पहले हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं। देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होते हैं जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल जो होता है वो प्राइवेट लोगों का होता है। तो प्राइवेट इंडिविजुअल हो सकती है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है,
और इसमें आपको पता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, यानी कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट, किस तरह से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। इसमें सोशल वेलफेयर को इतना ध्यान नहीं रखा जाता, और इसीलिए इसमें जो 3 प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस, ये अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम में अलग अलग हिसाब से सॉल्व किया जाता है। जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो क्या प्रोड्यूस किया जाए, ये कौन डिसाइड करेगा? मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड एंड सप्लाई, कि जहां जिसकी भी डिमांड मार्केट में ज्यादा होगी उसी की सप्लाई ज्यादा किया जाएगा। दूसरा व्हाट टू हो गया, तो हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में कौन से टेक्निक यूज करेगा, वो भी कैपिटलिस्ट जो है, जो प्राइवेट ओनरशिप जिनके पास है वो डिसाइड करेंगे, जो उनको इजी लगेगा, जो उनको बेस्ट मेथड टेक्निक लगेगा। और क्या किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए? उन्हीं के लिए कि जो इनको पे करने की कैपेसिटी है, जिनके पास परचेजिंग पावर है, उनको ध्यान में रखकर प्रोड्यूस किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम है, सोशल वेलफेयर पे ध्यान नहीं दिया जाता है। सोसाइटी को क्या जरूरत है उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस नहीं किया जाता। क्या लोग खरीदना चाहते हैं, किनके पास परचेजिंग पावर है, और जो लोगों के पास परचेजिंग पावर है उसके अकॉर्डिंग गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, उन्हीं के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो कैपिटलिस्ट का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इसमें सोशल वेलफेयर होता है, बेसिकली मेन एम होता है, प्रॉफिट सेकेंडरी एम होता है। तो इसमें जो होता है, जिसमें ओनरशिप, जो प्रोडक्शन के जो भी रिसोर्सेज होते हैं उन पे जो कंट्रोल मैनेजमेंट और होता है, किसका होता है? सरकार का होता है। और सरकार ही तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया, ये भी सरकार डिसाइड करेगी, ठीक है। कैसे प्रोड्यूस किया, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए? सोसाइटी की नीड्स के लिए, यानी कि सोसाइटी को जरूरत किस चीज़ की है, उस वही चीज़ गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस देखना है आपको कि वहां पर क्या देखा जाता है, सोसाइटी किस चीज़ को खरीदना चाहता है उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव होता है, यहाँ पे सोसाइटी को जरूरत क्या है उस चीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है। कि सरकार का एम होता है कि किस तरह से ज़्यादा लोगों को सोशल वेलफेयर मिल सके, लाभ हो सके, डेवलपमेंट हो सके, ये चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। और थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है कि जहाँ पे ना तो पूरी तरह से इकोनॉमी कैपिटलिस्ट होती है और ना ही पूरी तरह से सोशलिस्ट होती है, यानी कि कॉम्बिनेशन। कुछ सेक्टर क्या होते हैं गवर्नमेंट के पास होते हैं, जैसे कि बेसिक नेसेसिटी के, ताकि गरीब से गरीब लोगों को भी वो चीज़ें मिल सके, कम रेट पे मिल सके। क्योंकि गवर्नमेंट इसमें डिसाइड करती है कि प्राइजेस अगर बहुत ज़्यादा होते हैं तो गवर्नमेंट में सब्सिडीज देती है, और नेसेसरी चीज़ों बेसिकली सरकार देना प्रेफर करती है, गरीब लोगों को भी चीज़ें मिल सके। और आपको पता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है, क्योंकि तेजी से डेवलपमेंट होगा, प्रॉफिट आएगी तो ही इकोनॉमी डेवलप होगा। तो कुछ सेक्टर्स होते हैं प्राइवेट ओनरशिप के हाथों में होते हैं, और दोनों एक दूसरे को एक तरह से सब्स्टिट्यूट ना होकर, एक दूसरे कंपटीशन नहीं करके, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री की रोल प्ले करते हैं। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ताकि तेजी से इकोनॉमी में डेवलपमेंट किया जा सके। तो जब हमें आज़ादी मिली तो भारत को बहुत प्रॉब्लम था कि आखिर वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को चूज़ करे या सोशलिस्ट इकोनॉमी को चूज़ करे। क्योंकि अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चूज़ करेगी तो सोशल वेलफेयर नहीं हो पाएगा। गरीबों की, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या थी, तो गरीबों के बारे में कौन सोचेगा? अगर पूरी तरह से सोशलिज्म पे डिपेंड होंगे तो सरकार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो सभी सेक्टर को डेवलप कर सके। तो इसीलिए हमारे जो इंडिया के लोगों ने डिसाइड किया, जो टॉप मोस्ट लीडर थे, कि ना तो हम अपनी इकोनॉमी को पूरी तरह से कैपिटलिस्ट बनाएंगे और ना ही अपनी इकोनॉमी को पूरी तरह से सोशलिस्ट बनाएंगे। उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, यानी कि कुछ सेक्टर गवर्नमेंट के हाथों में थे, जो बेसिक नेसेसिटी के थे, जो आम लोगों के चीज़ों से जुड़े हुए थे, और कुछ सेक्टर प्राइवेट ओनरशिप को दिया गया ताकि वो तेजी से डेवलपमेंट कर सके, पैसा कमाए और इकोनॉमी के डेवलपमेंट में वो भी कंट्रीब्यूट कर सके। समझ में आए? तो ये आपको याद रखना है कि सेंट्रल प्रॉब्लम 3, वो आप 11th में भी पढ़ चुके हो। 3 इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम इस्तेमाल किया। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें तो आप सभी समझते हो कि प्लान की हमें जरूरत क्यों होती है। सबसे पहले प्लान हमें तब ज़्यादा जरूरत होती है कि जब हमारे पास प्रॉब्लम ज़्यादा है, काम ज़्यादा करना है, बट हमारे पास टाइम कम है। तो भारत के साथ भी ऐसा था, जब आज़ाद हुआ तो हमने देखा कि इंडस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर, जीडीपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम, सब कुछ बिल्कुल ही गिरा हुआ था, सब कुछ एक्सप्लॉइटेड था। तो अब हमें क्या करना था, कम टाइम में कैसे तेजी से अपनी इकोनॉमी को डेवलप करे, ग्रो करे। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे। यानी कि इसमें क्या होता है कि बेसिकली गवर्नमेंट को प्लान बनाने होते हैं आगे आने वाले 5 सालों के लिए, कि हमें किन किन सेक्टर पे कितना कितना फोकस करना है। देखो भारत के पास रिसोर्सेज अबंडेंस नहीं थे, तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले जो प्रायोरिटी है वो किस चीज़ की है, किस सेक्टर को ज़्यादा डेवलप किया जाए, किस सेक्टर पे ज़्यादा पैसा लगाया जाए, रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए, ताकि जो हमारी मेन ज़रूरत है उसको पूरा किया सके।
और फिर धीरे धीरे साथ साथ सभी सेक्टर में डेवलपमेंट लाया जा सके। तो इसीलिए आपको पता होगा इंडिया जो है बेसिकली यूएसएसआर से बहुत इंस्पायर्ड था, हमारे यूएसएसआर से बहुत अच्छे रिलेशन थे। तो इंडिया ने भी यूएसएसआर का जो मॉडल था 5 ईयर प्लानिंग, यानी कि इन एडवांस में सरकार डिसाइड कर लेती है कि अपने रिसोर्सेज को कि डिफरेंट सेक्टर में किस तरह से एलोकेट करना है, बंटवारा करना है, ताकि तेजी से जल्दी डेवलपमेंट किया जा सके। इसके लिए हमने बनाया इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि 5 सालों के लिए पहले से एडवांस में प्लानिंग हम करेंगे। तो इसके लिए हमने प्लानिंग कमीशन सेटअप किया, कब? 1950 में। और उसके चेयरमैन कौन होते हैं? देश का प्राइम मिनिस्टर। जो भी देश का प्राइम मिनिस्टर होगा वो उसका चेयरपर्सन होगा। प्लानिंग कमीशन में के जो मेंबर होंगे बड़े बड़े इकोनॉमिक्स होते हैं, बड़े बड़े प्लानर्स बैठते हैं, जितनी भी रिसोर्सेज होती है उनको देखते हुए वो ऐसे प्लान बनाते हैं ताकि आगे 5 ईयर में बहुत सारे जो हमारे प्लान है उसको अचीव किया जा सके और इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। तो ये बेसिकली मैंने बताया कि 5 ईयर के लिए प्लानिंग होती है। फिक्स होता है कि जो भी गवर्नमेंट रूल करती है आगे आने वाले 5 ईयर के लिए प्लान करती है। 5 साल के बाद हमारी प्रायोरिटी चेंज होती है या हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारी क्या प्रायोरिटीज है, किस में रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए। तो 5 सालों के लिए बेसिकली ये बनाए जाते हैं। तो चलिए ठीक है, अब भारत ने भी फर्स्ट प्लानिंग थी 1951 में किया था कि 50 में हमारा प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था। 1951 में फर्स्ट हमने प्लानिंग की थी और हमारी प्लानिंग का मेन एम क्या था, गोल्स क्या थे। जब हम प्लान कर रहे हैं तो हमारे कुछ ना कुछ तो गोल होंगे कि आखिर हमारे मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, मेन गोल्स क्या थे, कि इन 5 ईयर में हमें किन किन चीज़ों को फोकस करना है, किन किन चीज़ों को डेवलप करना है। तो पहला आपको ध्यान रखना है कि ग्रोथ, आपको ये रखना है ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। ये हमारे मेन एम थे, गोल्स थे कि जिनको पहले हमें अचीव करना था। अब एक एक करके समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हमने कहा कि ग्रोथ का मतलब क्या है कि किस तरह से अपनी इकोनॉमी की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर किया जाए, बनाया जाए, ताकि उसका जो एडवांटेज है सोसाइटी को, लोगों को मिल सके। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग जीडीपी, यानी कि जीडीपी को बढ़ाना। अब आप लोग कहेंगे जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है कि 1 साल के अंदर, ठीक है, विद इन एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, कि अपने गुड्स एंड सर्विसेज का जो फाइनल वैल्यूज होती है हम उसको जीडीपी कहते हैं। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को, सर्विसेज को मैन्युफैक्चर किया जाए, बनाया जाए, ताकि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों तक मिल सके। तो ग्रोथ का मतलब है कि हमें बेसिकली अपनी जीडीपी बढ़ाना था, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करना था, ताकि हम दूसरों पर डिपेंडेंट ना हो और हमारे पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो। अगर मान लो कि जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो लोगों को जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगी तो पॉवर्टी कम होगा। तो ये ही मेन इंक्रीज करना हमारा एम था। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा ऑब्जेक्टिव था दैट इज अ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन को हिंदी में आधुनिकीकरण, यानी कि अपने इकोनॉमी को किस तरह से डेवलप किया जाए, मॉडर्न किया जाए। तो मॉडर्न में देखो 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है। एक तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, यानी कि इंडस्ट्री हो चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, हमें क्या करना है, मॉडर्न न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, जैसे कि दूसरे देश करते हैं, और उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों ही सेक्टर को फास्टली ग्रो करना था, ताकि हम इन सेक्टर में अपने आप को डिपेंडेंट कर सके। और दूसरा देखो, मॉडर्न का मतलब टेक्नोलॉजी तो है, साथ ही साथ अपने सोशल आउटलुक, यानी कि सोसाइटी की जो सोच है उसको भी बदलना है। देखो, अगर जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलोगे तब तक आप आगे नहीं निकल सकते। अगर हम बात करें कि गांव के अंदर रूरल एरियाज डेवलप नहीं होते, तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो अपनी सोच को ही मॉडर्न नहीं करते। जब तक आप पुराने जो भी ट्रेडिशंस है, कंजर्वेटिव सोच रखोगे, तब तक आप उन चीज़ों से आगे नहीं निकल सकते। तो सोसाइटी के अंदर जैसे कि मतलब आउटलुक की वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, इन सब चीज़ों के ऊपर हमें जोर देना पड़ेगा। अपनी पुरानी सोच से हमको बाहर निकलना पड़ेगा, तभी सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट हो सकती है। थर्ड हमारा सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब इंडिपेंडेंसी। देखो, सबसे पहली बात कि जब तक आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे तब तक आपकी जो इकोनॉमी है सोवरेन इकोनॉमी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि आप जब दूसरों से हेल्प लोगे तो दूसरे आपकी पॉलिसी को अफेक्ट जरूर करेगा, आपकी पॉलिसी में इंटरफेयर करेगा। तो हमारा एम क्या था कि किस तरह से अपने आप को पूरी तरह से सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। फॉरेन डिपेंडेंसी को बेसिकली हमें कम करना था, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि हम अपने फूड ग्रेन के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए पहले अमेरिका पे डिपेंडेंट थे। तो अमेरिका हमारे किस तरह से पॉलिसी प्लानिंग में इंटरफेयर करता था, और अगर हम अमेरिका कोई बात नहीं मानते तो वो हमें क्या करता था, बेनिफिट देने से रोक देता था, जिससे हमें प्रॉब्लम होती थी।
तो हमने डिसाइड किया कि इस डिपेंडेंसी को खत्म करेंगे, हर वो चीज अपने इकोनॉमी में बनाने की कोशिश करेंगे, अगर वो चीज नहीं बना पाए तो उसकी सब्स्टिट्यूट बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि डिपेंडेंसी जो दूसरे कंट्री पे उसको खत्म करेंगे। और ये जो दूसरे देश हमें बेनिफिट देकर हमारी पॉलिसी को अफेक्ट करते, इंटरफेयर करते हैं, उसको हम ऐसा नहीं करने देंगे। तो इसके लिए जरूरत क्या था, पहले इंडिपेंडेंट बनना। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बच्चे ही हो तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपके पेरेंट्स, आपके जो भी फैमिली मेंबर होते हैं, वो ज्यादा आपके लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मेजर डिसीजन उनके द्वारा लिया जाता है। बट जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, कमाने लग जाते हो, तो आप अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो जाते हो, यानी कि आप क्या करना है, नहीं करना है, वो आप ज्यादा डिसाइड करते हो। सो अगर आप चाहते हो कि दूसरे आपके लाइफ में इंटरफेयर ना करे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरों पे डिपेंड होना बंद करना पड़ेगा, खुद को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। तो ही लोग हमारी बात सुनेंगे और हम अपने सारे फैसले ले सकते हैं। नेक्स्ट है इक्विटी। देखिए इसमें क्या है कि चलो डेवलपमेंट तो हमारा एम है, लेकिन अगर कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है जिससे कि सेक्शन के केवल और केवल कुछ सेक्टर को भी बेनिफिट होता है, कुछ सेक्शन के लोगों को भी बेनिफिट होता है, तो वो डेवलपमेंट का एम नहीं है। डेवलपमेंट का एम क्या है, इक्विटी, यानी कि हर एक सेक्शन, हर एक सोसाइटी, सभी को उसका बेनिफिट मिले और इक्वली बेनिफिट मिले। समझ में आए? तो अब आपको एक बात यहाँ पे समझना है कि देखो, इक्वालिटी और इक्विटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, सबको बराबर दे दो। देखो ऐसा नहीं हो सकता कि सभी लोगों को इक्वली रिसोर्सेज दे दिया जाए। इक्विटी जो जितना लायक है, जो जितनी इसकी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से चीजें उसको प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर हम कहते हैं स्कूल में पॉलिसी बना दिया जाए कि सबको इक्वली मार्क्स दे दो, तो आप लोग ज्यादा पढ़ने के लिए मोटिवेट हो गए? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको लगे मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मार्क्स तो सबके इक्वली आने। तो ये चीज क्या हो जाएगी, अगर इक्वालिटी हो जाएगी तो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा, सब लोग केयर फ्री हो जाएंगे, कोई मेहनत नहीं करना चाहेगा। और इक्विटी का मतलब होता है कि जो जिसने जैसा काम किया है, मान लो अगर आपने ज्यादा मेहनत की, ज्यादा अच्छे आंसर लिखे, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा, किसी ने कम लिखे तो उसको कम मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इक्विटी होना चाहिए, सभी के साथ उसका न्याय होना चाहिए, बेसिक चीजें जो है सभी को मिलनी चाहिए। और अगर इकोनॉमी डेवलप कर रही है तो उसका जो बेनिफिट है केवल कुछ अमीर लोगों तक ही कंसंट्रेटेड ना हो, सोसाइटी के हर एक लोग, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, आदिवासी हो, ठीक है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चाहे वो गांव हो, शहर हो, सभी जगहों पे डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है वो मिलना चाहिए। दैट इज इक्विटी। तो ये हमारे 4 मेन ऑब्जेक्टिव थे, इनको अचीव करना देश का मेन प्रायोरिटी थी, और इनको अचीव करके ही आगे हम इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर सकते थे। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे पढ़ा है। अब हम एक एक करके पढ़ते। पहले एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर हमारे इकोनॉमी के लिए शुरू से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रहा है, क्योंकि आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के टाइम पे और आज़ादी के बाद भी हमारे इनकम का ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रो मतलब जीडीपी का पार्ट रहा है, वो एग्रीकल्चर है। एम्प्लॉयमेंट के लिए मोस्ट ऑफ द पीपल डिपेंड होने एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की जब भी बात करेंगे तो वो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में आते हैं। तो आखिर हम एग्रीकल्चर सेक्टर के फीचर्स पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे 75% से भी ज्यादा पीपल जो है बेसिकली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। बट फिर भी हम फूड ग्रेन के मामले में इंडिपेंडेंट नहीं थे, उसके लिए भी हमें दूसरे देशों पे डिपेंड होना पड़ता था। तो आखिर ऐसा क्या रीजन था कि हम अपने 75% मिलके भी इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे कि अपनी देश की जो जरूरत है उसको पूरा कर सके, जबकि दूसरे देश 10 से 15% लोग ही प्रोडक्शन करते थे, एग्रीकल्चर में एंगेज होते थे, बट उनकी प्रोडक्शन हमसे ज्यादा थी। तो यहाँ पे बेसिकली हम प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो पहला है लो प्रोडक्टिविटी। देखो लो प्रोडक्टिविटी मतलब क्या कि पर हेक्टर ये जमीन के अंदर, लैंड के अंदर जो प्रोडक्शन थी वो बहुत कम थी। रीजन आपको पता है कि हमारे जो फार्मर्स थे वो बहुत ही ओल्ड टेक्निक से यूज करते थे, इरिगेशन का कोई सोर्स नहीं था, ठीक है, और हमारे जो लैंड थे वो स्कैटर्ड थे, बिखरे हुए थे, छोटे छोटे लैंड थे जहाँ पे प्रोडक्शन मेहनत ज्यादा लगती थी, प्रोडक्शन कम होता था, जिसके कारण इतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होने के बावजूद एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं आई। दूसरा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखने को मिल सकता है, इंडस्ट्री या दूसरे सेक्टर में आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह में अगर 4 की जरूरत है तो वहां पे 3 को ही काम पे रखा जाता है, 3 लोगों से ही 4 के बराबर काम लिया जाता है। बट एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जहां पे सबसे ज्यादा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। तो पहले डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या? देखिए डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जहां पे हमें 4 लोगों की रिक्वायरमेंट है, यानी कि 4 लोग मिलकर जितना प्रोडक्शन करते हैं हमें 4 की रिक्वायरमेंट है, बट वहां पे काम कौन करे? 6 लोग करे, जबकि 2 की वहां पे रिक्वायरमेंट भी नहीं। अगर उनको प्रोडक्शन से हटा भी देंगे तो भी प्रोडक्शन एज रिमेन सेम रहेगा,
बट ऊपर से देखने में क्या लग रहा है कि 6 लोग काम कर रहे हैं, बट रिक्वायर कितनी है, 4 की। तो ये 2 लोग कौन हुए, अनएम्प्लॉयमेंट हुए, वो कहीं और जाके काम कर सकते थे, उनका कहीं और कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता था, बट उनके पास कोई काम नहीं था, तो वो क्या कर रहे, इसी में आके इन्वॉल्व है, और देखने से लग रहा है कि काम कर रहे हैं, बट वो लोग छुपे हुए बेरोजगार है। ऊपर से देखने से नहीं लग रहा है, लग रहा है कि ठीक है 6 लोग काम तो कर रहे हैं, बट एक्चुअल रिक्वायरमेंट वहां पे 4 लोगों की है, तो इसलिए 2 लोग क्या हो गए, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। तो ये जो मेन फीचर्स आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलेंगे। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, देखो हमारे जो किसान थे, ज्यादातर जो किसान थे बेसिकली वो इरिगेशन के लिए रेनफॉल पे डिपेंड थे, कि इस साल अच्छी बारिश हो गई, मानसून अच्छा हो गया तो उनके अच्छे फसल हो जाएंगे, मानसून फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, उनकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उनके पास अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इरिगेशन बेसिकली था ही नहीं। नेक्स्ट पढ़ेंगे सब्सटेंस फार्मिंग, यानी कि फार्मर्स हमारे क्या करते थे, जो अपने फैमिली की जरूरत होती थी, यानी कि केवल उतना ही प्रोड्यूस करते थे जितना कि उनकी फैमिली के लिए उनको चाहिए। वो कमर्शियल फार्मिंग पे ध्यान नहीं देते थे, सरप्लस प्रोडक्शन पे ध्यान ही नहीं देते थे, तो जिसके कारण उनकी बहुत ही कम थी। आउटडेटेड एंड ओल्ड टेक्नोलॉजी, ये तो हमने पढ़ा ही है कि ज्यादा से ज्यादा किसान जो मेहनत करते थे, अपने हाथों से मैनुअल काम करते थे, टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं थी, तो जिसके कारण इतनी हार्डवर्क के बावजूद भी उनको कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होता था। नेक्स्ट है कंफ्लिक्ट बिटवीन द टेनेंट्स एंड लैंड ओनर्स, तो ये हमने पढ़ा ही था जमींदार सिस्टम, कि जो लैंड ओनर्स होते थे और जो टिलर्स होते थे, टिलर्स बेसिकली जो लैंडलेस किसान होते थे, उनके बीच जो रिलेशन है बहुत खराब होते थे, वो बहुत ज्यादा मात्रा में लगान वसूल करते थे, किसानों की जो स्टेटस बहुत कम होती थी, उनके पास प्रोटेक्शन का बहुत छोटा सा हिस्सा बचता था, जिनसे कि उनकी खुद की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थी, तो वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में क्या इंपॉर्टेंस रोल करेंगे। उसके बाद कभी मानसून फेल हो गया, उनकी प्रोडक्शन नहीं हो पाई, तो भी उनको लगान देना ही पड़ेगा, चाहे वो उधार लेकर दे, जहां मर्जी दे, इस तरह से वो कर्ज में डूबते जा रहे थे। तो ये भी एक रीजन था जिसके कारण एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हो पा रहा था। तो दीज आर द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर, इसको हम प्रॉब्लम भी कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम। देखो एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है, फाइनेंस की प्रॉब्लम, यानी कि गांव में लोगों के पास पैसा ही नहीं था कि आखिर वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे लगाए। ठीक है, साहूकार महाजन थे, बहुत हायर इंटरेस्ट पे देते थे, अगर उनसे कोई ब्याज ले लिया जाए तो जिंदगी भर वो कर्ज में ही फंसे रह जाते थे, क्योंकि उनके साथ वो फ्रॉड करते थे, उनको मैनिपुलेट करते थे उनके अकाउंट को। तो ये सारी चीजें एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा उस टाइम पे देखने को मिले। तो अब उसके लिए सॉल्व कैसे प्रॉब्लम को किया जाए, कोई प्रॉब्लम जो है उसी को हम दूर करेंगे तो सॉल्वेशन हो जाएगा। तो अब है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए सरकार ने कौन कौन से पॉलिसी बनाए, कौन कौन से मेजर किए, ताकि एग्रीकल्चर की जो प्रॉब्लम्स हमने ऊपर पढ़ी है उसको सॉल्व किया जाए। तो आपको सोल्यूशन, अगर प्रॉब्लम पता है तो सोल्यूशन ऑटोमेटिकली आपको पता है, क्योंकि यही प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे, दूर कर देंगे, तो ये सोल्यूशन बन जाएंगे। तो पहला क्या है, लैंड रिफॉर्म। कैसे, आपने देखा कि टेनेंट्स और लैंड जो ओनर्स थे उनके बीच में बहुत कन्फ्लिक्ट था, संघर्ष था। तो अब इसको कैसे किया गया कि सबसे पहले लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म के अंदर कि देखो कि जो ओनरशिप है उसको चेंज करना पड़ेगा, जो रियल ओनर जब खेती करेंगे उस पर, तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, वो मोटिवेट होंगे प्रोडक्शन करने के लिए। तो हमारे गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई जिसके अंदर जितने भी इंटरमीडिएट थे उसको एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया, डायरेक्ट गवर्नमेंट और अब किसानों के बीच रिलेशन होंगे, और सरकार उनके लिए ऐसी फैसिलिटी बनाएगी ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, डेवलप कर सके अपनी इकोनॉमी की, अपनी प्रोडक्शन की। तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, बीच में से सारे जितने भी इंटरमीडिएट्स थे उनको हटा दिया, जो ब्रिटिशर्स ने लागू किया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी, बीच में जमींदार होंगे, और जमींदारों का काम क्या, किसानों से लगान वसूल करना। तो यहाँ पे जमींदारी को क्या कर दिया, बीच में से हटा दिया गया। अब गवर्नमेंट और किसान डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गए, कि जिससे कि जो जमींदार लोग उनको एक्सप्लॉइट करते थे, बड़ी मात्रा में लगान वसूल करते थे, उनसे बहुत मारपीट करते थे, उनका शोषण करते थे, अब वो क्या होगा, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। दूसरा लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब होता है कि हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि जिसमें कि पर्टिकुलर उन्होंने डिसाइड किया कि एक इंसान के पास, एक पर्सन के पास इससे ज्यादा पर हेक्टर लैंड नहीं होनी चाहिए, और बाकी जिसके पास भी इससे ज्यादा लैंड थे उनको उन्होंने छीन लिया, और जो लैंडलेस लेबर थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही मिनिमम रेट पे उनको अलॉट कर दिया, ताकि उनके पास जमीन होगी तो ज्यादा वो प्रोडक्शन कर पाएंगे, मोटिवेट होंगे, उनका लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा, उनकी इनकम इंक्रीज होगी। तो इसमें लैंड सीलिंग के अंदर ये काम कर दिया कि स्पेसिफिक लिमिट कर दिया गया कि इस लिमिट से ज्यादा किसी भी एक इंसान के पास इतनी ज्यादा जमीन नहीं हो सकती, और सरकार ने एक्स्ट्रा जमीन उन लोगों से वापस ले लिया। हालांकि आपको पता है कि ज्यादा फायदा नहीं हुआ, सरकार पॉलिसी बनाती है, प्रोग्राम बनाती है, पर इम्प्लीमेंट करने वाले तो लोग ही होते। तो बीच में बहुत सारे फ्रॉड हुए, लोगों ने फर्जी सेल बिक्री करने स्टार्ट कर दिया, और तक सरकार उनसे लैंड ले, इसीलिए उन्होंने क्या करा, फ्री में अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स,
को लैंड बेचने स्टार्ट कर दिए। तो इस तरह से उन्होंने पॉलिसी अपनाई जिसके कारण कुछ हद तक बेनिफिट इसका नहीं हुआ। ठीक है, अब दूसरा मेजर्स क्या था? तो अब तो ये तो लैंड रिफॉर्म था कि लैंड के अंदर किस तरह से दो पॉलिसी के इंटरमीडिएट जो थे बिचौलिए उनको खत्म कर दिया और लैंड सीलिंग के द्वारा कोशिश की गई ताकि लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए और जो किसानों हैं उनकी स्टेटस को इम्प्रूव किया जाए। दूसरा एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हिंदी में हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहते हैं ना कि क्रांति आ गई थी देश में। रेवोल्यूशन का मतलब क्या? कि ऐसा कोई भी चेंज जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक पड़े उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी तेजी से और इतना ज़्यादा डेवलपमेंट आया था कि उसको ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। तो ये बेसिकली कब हुआ था? 1960 में, कि जब हमारे देश के अंदर, देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि अब हमारे देश में इतने ज़्यादा जो किसान है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हैं, बट अभी भी हमारे जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर के लिए, फूड ग्रेन के लिए दूसरे देशों पे है और हमारे पास इतना सफिशिएंट फूड नहीं है कि हम अपने देश की ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो जब लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्राइम मिनिस्टर बने, आपको पता होगा 1964 में जब नेहरू जी की डेथ हो गई थी, तो उनको सबसे ज़्यादा उस टाइम पे फूड क्राइसिस की जो प्रॉब्लम थी, और आपको पता होगा शास्त्री जी ने ही लोगों से आह्वान किया था कि आप लोग प्लीज़ एक दिन का फास्ट रखिए ताकि देश में एक दिन में अगर सभी लोग मिलकर फास्ट रखेंगे तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, बट देश के अंदर इतना ज़्यादा अनाज बचेगा। लोगों ने फास्ट रखना स्टार्ट किया, बट शास्त्री जी ने ये सोचा कि भैया हमारे पास फूड नहीं है, इसीलिए हम लोगों को फास्टिंग कह रहे हैं, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, कि ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ ना। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस करना है और अपने आप को एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट बनाना है। ठीक है, तो इसीलिए आपको पता होगा कि उन्होंने स्लोगन भी दिया था, जय जवान जय किसान, किसानों को मोटिवेट करने के लिए। और उसी टाइम पे एक ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली स्टार्ट हुआ था। इसमें था क्या कि इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज तरीके से प्रोडक्शन किया जाएगा, जिसमें HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, पहले किसान क्या थे, पुराने जो भी ट्रेडिशनल सीड्स होते थे उनको यूज करते थे, लेकिन इसकी जो प्रोडक्टिविटी थी बहुत ज़्यादा थी, तेजी से वो ग्रो होता था और एक सीजन के अंदर जो किसान है 2 या 3 फसल उगा सकते थे क्योंकि जल्दी ये डेवलप हो जाते थे। दूसरा, इसमें केमिकल और पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता था, क्योंकि अगर हम HIV सीड्स होंगे तो जो पेस्ट होते थे उस पर अटैक कर देते थे, तो उसको बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल और पेस्टिसाइड को यूज किया गया। इरिगेशन के अल्टरनेटिव सोर्सेज डेवलप किए कि जैसे केनाल हो गए, रिवर्स हो गए, इस तरह के अल्टरनेटिव सोर्स बनाए गए, क्योंकि ये जो न्यू मेथड थे वो उन्हीं जगह पे सक्सेस हो पा सकते थे जहाँ पे इरिगेशन के लिए अच्छे सोर्सेज थे, अच्छे पानी की अवेलेबिलिटी थी। तो इन सब चीज़ों को हमने क्या क्या यूज़ किया, न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ की, HIV सीड इस्तेमाल किए, केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ किया गया, इरिगेशन के अल्टरनेटिव सोर्सेज, इन सब को मिलाकर एक साथ जब एग्रीकल्चर सेक्टर में लगाया गया तो इतनी तेजी से और इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर का कि दैट इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। हर तरफ हरियाली हरियाली, खेतों में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और अब हम जो कि फूड ग्रेन दूसरों से मंगाते थे, उसके बाद हम लोग खुद इंडिपेंडेंट हो गए थे, सेल्फ रिलायंस हो गए थे फूड ग्रेन के मामले में, और इतनी ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन हुई कि हम दूसरे देशों को भी फूड ग्रेन बेचने लगे। आपको पता, उसके बाद जब शास्त्री जी की डेथ हुई, जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई, तो हमारे पास इतने वीट्स हुए, इतने ज़्यादा गेहूं की प्रोडक्शन हुए कि इंदिरा गांधी दूसरे देशों को बेचने लगी। और आपको आगे हम पढ़ेंगे कि पहली बार उसी टाइम उन्होंने करेंसी को डिवैल्यूट किया ताकि अपने प्रोडक्शन को हम ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकें, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें 2 फेजेस याद करना है, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। देखो फर्स्ट फेज ग्रीन रेवोल्यूशन जो है मिड 60 से लेकर मिड 70 के बीच का पीरियड कहा जाता है। इसमें हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन को ज़्यादा लाभ हमें नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रोथ था कुछ रिस्ट्रिक्टेड क्रॉप तक था, यानी कि वीट में ही ज़्यादा प्रोडक्शन मिली, दूसरे जो क्रॉप थे उनमें कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। दूसरा, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, कुछ ही एरिया में इसका बेनिफिट मिला, क्योंकि ये उन्हीं जगहों पे सक्सेस हो सकते थे जहां पर इरिगेशन के अच्छे सोर्सेज थे या अल्टरनेटिव सोर्सेज अवेलेबल थे। जहां पे पानी प्रॉपर नहीं थी उन सेक्टर को इनका लाभ नहीं हुआ। तीसरा, ये जो मेथड थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, तो जो अमीर किसान थे, जो बड़े किसान थे, जो ऑलरेडी डेवलप थे, उन्हीं को इसका फायदा हुआ। जो गरीब किसान है उनको कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे वो इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सके। बट सेकेंड फेज इसके अंदर जो पहले रिस्ट्रिक्टेड एरिया और रिस्ट्रिक्टेड क्रॉप तक था उसमें इंक्रीमेंट आया, यानी कि अब जो है धीरे धीरे अल्टरनेटिव इरिगेशन के सोर्सेज को बढ़ाया गया, सरकार ने फाइनेंस की फैसिलिटी दी, लोगों को लोन वगैरह प्रोवाइड किया गया बहुत ही सस्ते दर पे, ताकि गरीब से गरीब किसान भी इसका एडवांटेज ले सके, लाभ ले सके।
और वैरायटी क्रॉप्स में इसको यूज़ किया गया, जिसके बाद हमारे पास इतना सरप्लस हुआ कि हमने बताया कि अपनी ज़रूरतें पूरे करने के साथ साथ हम लोग दूसरे देशों को भी सरप्लस बेच सके। बफर स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि पहले क्या होता था, अकाल आती थी, महामारी आती थी, तो देश में लोग मर जाते थे क्योंकि उनके पास फूड नहीं होता था, सरकार के पास इतना बफर स्टॉक नहीं होता था कि वो उनको प्रोवाइड कर सके। तो अब हमारे पास जो बफर स्टॉक का बिल्कुल बहुत ज़्यादा था, कोई भी समस्या देश में आएगी तो सरकार के पास इतना स्टॉक था कि उसको यूज़ करके लोगों को भूखों से बचाया जा सकता था। इंडिपेंडेंस तो हमने बताया कि अब हम आत्मनिर्भर हो गए थे, किसमें, फूड ग्रेन के मामलों में। बट कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हम इसके कह सकते हैं कि इससे कहीं ना कहीं पर्सनल और रीजनल इनइक्वालिटी बढ़ी, कि सरकार ने बहुत कोशिश की बट फिर भी गाँव के अंदर बहुत सारे जो सच में गरीब किसान थे उन तक ये एडवांटेज नहीं मिला। अमीर और अमीर बनते गए, गरीब बेचारों में कोई डेवलपमेंट नहीं आई, तो इनके बीच जो इनइक्वालिटी थी पहले से और ज़्यादा बढ़ गई थी। और ये बेसिकली जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन्हीं किसान को या इन्हीं एरियाज़ में फ़ायदा हुआ। जो बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है, उनके किसानों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। तो एक इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अमीर और अमीर बन गए, और जो पहले से डेवलप एरिया थे वही एरिया और डेवलप हुए, जो बैकवर्ड एरिया थे उनमें किसी तरह की डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली। दूसरा, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा था, इसमें टेक केयर करना पड़ता था, स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती थी जो कि बहुत ही महंगी थी, हर किसान इसको यूज़ नहीं कर पाए। तीसरा क्या था, आपको मैंने बताया था कि जो टेक्नोलॉजी थी लिमिटेड थी, इतना इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता था। तो वही हुआ कि जो अमीर लोग थे, जिन पावरफुल लोग थे, उन्होंने ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया, अपने को डेवलप किया। तो वही अल्टीमेटली ये है कि गरीब किसानों को ज़्यादा बेनिफिट ग्रीन रेवोल्यूशन का भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमने बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम, सोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको करना है। यहाँ पे हमने इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ी, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव थे, कैसे जो हमारे 3 सेंट्रल प्रॉब्लम थे उसको सरकार ने दूर करने की कोशिश की। अब हमारे 2 टॉपिक इस चैप्टर के बचे हुए, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझने में या कुछ भी पूछना हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर नोट्स के लिए आप लोग विनिंग क्वेस्ट आपको डाउनलोड करेंगे, जहाँ पे आपको हर एक चैप्टर के प्रॉपर्ली, क्लियरली, अच्छे से नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।